एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। एक साधारण सवाल। क्या आप बुरे इंसान हैं? ज़्यादातर लोग ना ही कहेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये झूठ है, लेकिन शायद आपको सच का अंदाज़ा नहीं है। बुराई किसी अलग दुनिया में नहीं रहती। ना ही कहानियों की तरह वो किसी राक्षस के अंदर रहती है जो कि वक्त आने पे आज़ाद हो जाए। इतिहास गवाह है कि इतिहास का सबसे भयानक जीव इंसान ही रहा है। एक साधारण इंसान, बिल्कुल आपके और मेरे जैसा। फिर बुराई आती कहाँ से है? और सबसे डरावना सवाल कि क्या हम भी इसके काबिल हैं? आज शायद इसी सवाल का जवाब आपको मिले, लेकिन जो मिलेगा वो शायद आपकी उम्मीद से अलग हो। आगे आपकी इच्छा। आइए जानते हैं इस बुराई के साधारण सच को, जो आपको असाधारण तरीके से बेचैन कर देगा। हम इंसानों की एक खासियत है, हम खुद को हमेशा जायज़ मानते हैं। जिस कठोरता से दूसरों के निर्णयों पर राय जताते हैं, उतनी कठोरता खुद के लिए कभी नहीं दिखाएंगे। हम अपने एक्शंस को काफ़ी अच्छे से उचित ठहराते हैं, अपने गलत कामों को ढक सकते हैं, कई बार खुद से भी, क्योंकि हम अपने आप को एक बुरे या फिर पाखंडी इंसान की तरह नहीं देखना चाहते। एक बार सोचिए, क्या कभी आपने किसी के साथ बुरा किया है? शायद किसी दोस्त को धोखा दिया हो, किसी को तकलीफ पहुंचाई हो, किसी की मदद ना की हो जबकि आप कर सकते थे। ऐसे वक्त में भी खुद को उचित ठहराने के जवाब होंगे आपके पास, यकीनन होंगे। वो हालात अलग थे, मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं क्या करता? वो सब भी तो वही थे। मैंने तो सिर्फ अपना काम किया। और फिक्र मत कीजिए, सब ऐसे ही है। ये खुद को धोखे में रखना नहीं है, बस ये स्वभाव है हमारा। हम बस सोचना नहीं चाहते कि हम भी बुराई का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ये सोच फिर हमें असलियत से भागने नहीं देती। लेकिन यही सोचना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसान ये मानता है कि वो कभी भी बुराई नहीं कर सकता, वो बुराई के सबसे नज़दीक होता है। (1961) हैना आरेंट, एक जर्मन जूइश फिलोसोफर। वो न्यूयॉर्क मैगजीन की ओर से एक कोर्ट ट्रायल कवर करने जेरूसलम गई थी। ये कोर्ट ट्रायल आखिर था किसका? एडोल्फ आइकमन। आइकमन नाजी पार्टी का एक खास ऑफिशियल था, जो यहूदियों के कत्ले आम में बहुत बड़ा नाम था। बहुत ही सटीक तरीके से योजित जनसंहार का वो एक आर्किटेक्ट था, एक ऐसा ऑफिशियल जिसने लगभग 20 लाख यहूदियों को अपनी मौत तक पहुंचाया। और उसी का ये ट्रायल था। हैना इस मुकदमे में मौजूद थी, लेकिन इसके बाद वो बड़ी उलझन में थी। असल में वो चौंक गई थी, क्योंकि जब वो उस मुकदमे में जा रही थी तब उसे उम्मीद थी कि उसे एक राक्षस देखने को मिलेगा, ऐसा इंसान जिसमें नफरत, घृणा, क्रूरता ये सब हो। लेकिन ऐसा नहीं था। उसने देखा बस एक ऑफिशियल जो अपने निर्देशकों का पालन कर रहा था, एक ऐसा इंसान जिसके बोलने में एक लहजा था, एक स्थिरता थी। अपनी पूरी सिंसियरिटी से वो एक दावा कर रहा था कि मुझे जूइश लोगों से कोई नफरत नहीं है, मैं बस अपना काम कर रहा था। जो ऑर्डर्स मुझे सीनियर्स से आते थे मैं उन्हें फॉलो करता था, मैं बस एक सच्चा सिपाही बन रहा था। कितना अजीब लगता है ये, है ना? कोई इंसान इतना कैसे जाहिल हो सकता है कि उसे अपनी बुराई तक का अंदाज़ा ना हो। हैना परेशान इसलिए नहीं थी कि आइकमन का बयान सच जैसा लग रहा था, बल्कि इसलिए थी क्योंकि शायद वो सच हो सकता था। इसी परेशानी को प्रेरणा बनाकर हैना ने उस सदी की सबसे विवादित बहस छेड़ दी। उसने अपनी इस संकल्पना को बनालिटी ऑफ ईविल कहा, बुराई की साधारणता। उसके हिसाब से उसने जो अदालत में देखा वो कोई निहायती बुराई नहीं थी जिसका कोई अमानवीय या फिर दानवी मूल हो, बल्कि वो बुराई बहुत मामूली थी, बहुत ही सामान्य,
ये एक ऐसे इंसान की बुराई थी जिसने बस सोचना बंद कर दिया था। हैना अरेंट का यह निष्कर्ष क्या वाकई में कोई पॉइंट होल्ड करता है, या फिर ये बस एक बेबुनियादी संकल्पना है? वैसे ये अपने आप में एक बहस है, क्योंकि आइकमैन कोई निहायती बेवकूफ़ तो था नहीं। वो इतने बड़े ओहदे तक ऐसे ही नहीं पहुंचा होगा। कुछ लोगों का ये कहना था कि आइकमैन ने अपने आप को सज़ा से बचाने के लिए यह ढोंग किया था। कुछ लोगों का ये तक कहना था कि वो एक सेडिस्ट था जो कि पहले ही नैतिक विचारों का समर्पण कर चुका है। उसे लोगों को तड़पते देखने में मज़ा आता था और उसे मिले ये ऑर्डर्स बस एक बहाना था अपने अंदर के उस जानवर को सुकून पहुंचाने का। विचार बहुत सारे हैं और उतने ही सारे सवाल। तो क्या हैना की बनालिटी ऑफ ईविल ये कॉन्सेप्ट पूरी बेबुनियाद है? बिल्कुल नहीं। एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। हैना अरेंट की किताब पब्लिश होने के बाद येल के साइकोलॉजिस्ट स्टैनली मिलग्राम, इन्होंने एक काफ़ी दिलचस्प साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट तैयार किया। उन्होंने आम अमेरिकी नागरिकों को इसमें शामिल किया। उन्हें बताया कि वो लर्निंग और मेमोरी के बारे में हो रहे एक स्टडी का हिस्सा है। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था। उन आम नागरिकों को लैब में ले जाया जाता, जहां लैब कोट में एक अधिकारी उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देता। इंस्ट्रक्शन काफ़ी आसान थे। उनके सामने कुर्सी पर एक शख्स बैठा होता जिससे वो अधिकारी कुछ सवाल पूछता। अगर जवाब गलत हुआ तो कुर्सी पर बैठे उस इंसान को शॉक दिया जाता। बस वो शॉक देना उन आम लोगों का काम होता। हर गलती के साथ शॉक की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता। अंततः 450 वोल्ट्स, यानी कि जानलेवा। एक्सपेरिमेंट में आए लोगों को ये पता नहीं था कि यह बस एक सेटअप है। कुर्सी पर बैठा वो शख्स असल में एक अभिनेता है जो शॉक लगने का नाटक कर रहा था, लेकिन उन लोगों के लिए यह सब सच ही था। फिर भी शामिल हुए लोगों में से 65% लोग उस इंसान को जानलेवा शॉक देने के लिए तैयार थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि लैब कोट में खड़ा एक अधिकारी उन्हें ये कह रहा था। उनमें से कोई भी मानसिक रोगी या फिर सेडिस्ट नहीं था। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसकी उस शख्स से कोई निजी दुश्मनी हो, लेकिन तब भी वो उसे जानलेवा शॉक देने के लिए तैयार थे। ये भी एक बुराई ही है, बस निहायती या फिर स्वाभाविक नहीं है, बल्कि साधारण है। एक हद तक मासूम कह लीजिए, लेकिन तब भी बुराई ही। ये एक्सपेरिमेंट हैना की बनालिटी ऑफ ईविल की कॉन्सेप्ट को साबित करता है, लेकिन साथ में ये भी साबित करता है कि बुराई का असरदार होने के लिए उसका बुरा होना ज़रूरी नहीं है। एक जाहिल बुराई उतनी ही विनाशकारी है जितनी कि एक निहायती बुराई। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप वो हुक्म दे रहे हैं या फिर वो हुक्म मान रहे हैं या फिर बस देख रहे हैं। अगर आप खिलाफ नहीं खड़े हो सकते तो आप भी उसी बुराई का हिस्सा हैं। आप भी उन परिणामों के उतने ही जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में हमने हिटलर के मनोविज्ञान को समझा। वैसे इसका उद्देश्य उसके प्रति सहानुभूति दिखाना नहीं था और उसके बुरे कर्मों को बहाना देना तो बिल्कुल नहीं। हिटलर ने जो किया वो 100% गलत ही था, इसमें कोई भी सवाल नहीं है। जब हम कहते हैं कि हिटलर के बुरे बचपन की वजह से उसकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसके पास कोई और चुनाव नहीं था। वो चाहता तो कर सकता था अपने घावों का सामना, लेकिन उसने भागना चुना। अगर आप हिटलर को ताकत का प्रतीक समझते हैं तो आप निहायती बेवकूफ़ हैं। हिटलर का दुनिया के प्रति बर्ताव सिर्फ उसके दुख का रिफ्लेक्शन था, एक घायल दिमाग जो सिर्फ अपने जख्मों को जायज़ बनाना चाहता था। याद रखिए कि दर्द को मनाया नहीं जाता,
उसे बर्दाश्त किया जाता है। दया की उम्मीद बस कमजोर रखते हैं। हिटलर को बुरा उसकी बुराई नहीं बनाती, बल्कि उस बुराई में छुपी खोखली अच्छाई बनाती है। निहायती बुराई से ज्यादा वो बुराई ज्यादा खतरनाक होती है जो आपको अंततः अच्छाई का दावा करती है, क्योंकि वो जायज लगती है। उलझन के सिवाय इस वीडियो का फिर तात्पर्य क्या रहा? तात्पर्य बस आपको इतना समझाना है कि सोचना सीखो और देखना सीखो। झूठ कितना ही सच्चाई से भरा क्यों ना हो, वो सच नहीं बन जाता। आसपास ऐसे कई झूठ देखने को मिलेंगे, उनके परे देखना सीखो, खुद का सामना करना सीखो। मैं यकीन से कहता हूं कि जिस दिन आप पूरी प्रामाणिकता से अपने आप को देखना सीखोगे, बिल्कुल वैसे जैसे आप हैं, सारी खामियों के साथ, सारी कमजोरियों के साथ, किसी चीज को जायज साबित करने के इरादे से नहीं, लेकिन बिल्कुल वैसे जैसी वो चीज असल में है, तब आप अपने साथ साथ हर किसी की खोखली परतें देख पाओगे। अगर लोगों के भीतर झांकना है तो पहले खुद के भीतर देखना होगा। महानता के खोखले ढांचे, पैसों का लालच, वासना की चाहत, सम्मान की भूख और इन खामियों के बावजूद बिल्कुल संपूर्ण दिखने वाले चेहरे जो बस दिखावा है, गंदगी छुपाने का एक जरिया। मैं ये नहीं कह रहा कि यह गंदगी मुझ में मौजूद नहीं है। मैं भी उतना ही इंसान हूं जितने आप हैं। मैं बस ये कह रहा हूं कि इसे देखना सीखो। एक बार अपनी खामियों का सामना करो और अपनाओ उन्हें, तब जाके दुनिया का ये दिखावा स्पष्ट होगा। फिर आपको भी किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं होगी। आप वो बन पाएंगे जो आप असल में हैं, बिना किसी खोखली अपेक्षाओं के। तब जानेंगे कि आपकी असल चाहत क्या है। पता चलेगा आपको कि आज़ादी क्या है। वो आज़ादी अच्छी या फिर बुरी नहीं, बस आज़ाद होती है। हाँ, मानता हूँ मैं, इसी आज़ादी की ख्वाहिश मुझे भी है। और फिक्र मत कीजिए, इस आज़ादी से वाकिफ़ होना आपको बुरा नहीं बनाता, ये बस आपको इंसान बनाता है।